क्या अभी भी प्यार उतना ही है या उससे ज्यादा बढ़ गया है? आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। दिव्येंदु और मैंने एक उसके लिए फ्रेज ढूंढा था। हमने कहा था कि वो मुझे कजिन मम्मी बुलाएगा। अगर मैं कुछ छोटी सी चीज़ भी करूँ ना, वो उसको पिकअप कर लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं सीन। Yes, yes. कई बार लोग सोचते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये है कि बस आप खड़े होकर कुछ भी कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Hello guys, welcome to Bollywood Now. This is me, Ampika Singh, your host and host. Today we have very talented actors and director of film, Karan. So let's welcome them. Hello guys, how are you? Very well. Very good. So क्या बताना चाहेंगे फेरी फोक के बारे में? करण, we'll start from you. फेरी फोक इज एक्चुअली जस्ट एक फिल्म है जो उसको मैजिकल रियलिज्म हम बोलते हैं। वो उस जॉनर में आते हैं जिसमें थोड़ा सा वो फैंटेसी सा एलिमेंट्स है हमारा, और थोड़ा सा रियलिस्टिक वो एलिमेंट भी है उसमें, क्योंकि हमने एक शूटिंग भी किया था। हमने एक इम्प्रोवाइजिंग तरीके में, जहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट हम लिखते हैं जिसपे सीन्स, एक सीन दूसरा सीन ऐसे लिखते हैं, मगर जो कैरेक्टर बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट उनका जो डायलॉग्स है, वो हमने लिखी नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो सब एक्टर्स ने मोमेंट पे बनाए थे। जब हम एक्शन बोलते हैं तब ये लोग शुरू करते हैं अपना करना, और हम लिखते नहीं थे कि कहाँ पे जाएंगे, क्या बोलेंगे, वो सब तो वो अपने आप उन्होंने किया है। तो उस टेक्निक से आपको रियलिज्म बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो जब वो रियलिज्म और वो फैंटेसी मिलता है एक साथ, तो एक ये फेरी फोक जैसे हम करते हैं वो बन जाता है। ओके। रसिका एंड मुकुल जी, मैंने ट्रेलर में देखा द वे आप खिला रहे हैं रसिका जी को। रियल लाइफ में भी क्या ऐसा मैं ही नहीं कुछ खिला होता रहा है? था, मैं नहीं खिला रहा था। एक अजीब प्राणी आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, वो खिला रहा था इनको। मतलब मुझे बहुत प्यार आ जाता है उस प्राणी से, और कैसे उसके हमारे घर में आने से हमारे रिश्ते में जो बदलाव आते हैं, उसका भी एक मतलब ये फिल्म उसके बारे में भी है। यस। क्या बताना चाहेंगे कितना आपने, क्योंकि ये कुछ अलग है, ट्रेलर में ही हम देख सकते हैं, बिकॉज ये आजकल रोम कॉम थ्रिलर जो भी होता है, बट ये इससे बहुत अलग है। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? कितना पसंद आएगा ऑडियंस को? मुझे लगता है बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत चीज़ों के बारे में है। एक मैरिज के बारे में, इट्स अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस, जेंडर आइडेंटिटीज़, तो काफ़ी सीरियस चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है और बहुत ह्यूमरस तरीके से इन सब चीज़ों को बताया गया है फिल्म में। ऐसा नहीं कि फिल्म फेस्टिवल्स पे गई है तो बहुत सीरियस फिल्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीरियस थीम्स के बारे में कुछ कह जाता है, लेकिन बिल्कुल भी वो एक समझाने वाले तरीके से नहीं, मतलब एक ह्यूमरस तरीके से और मज़ेदार तरीके से। इनफैक्ट जब पहली बार मैंने फिल्म देखा तो मुझे तो बहुत ही फ़नी लगी। सो आई होप कि ऑडियंस को भी लगेगी और उन्हें मज़ा आएगा। सो करण, मुझे आपसे जानना है, क्यों रसिका एंड मुकुल को ही आपने इस फिल्म के लिए चुना है? आई थिंक मैंने और रसिका ने भी एक पिक्चर की थी बहुत पहले, 2011 या 2012 को। उसका नाम था शेयर। ओके। तो उसमें मुझे काम बहुत अच्छा लगा, उनके साथ काम करना भी। तो मैं भी सोच रहा था पूरे टाइम कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अगर कुछ और काम मिल सके इनके साथ करने के लिए। तो ये जो आइडिया जब आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा इनके लिए भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने तब तक तो मुकुल जी के साथ भी उनका एक रिलेशनशिप शुरू हो गया था ऑफ स्क्रीन, जो मेनली वो चीज़ तो उसके साथ मुझे लगा कि क्योंकि और मुझे चाहिए था एक मैरिड कपल, क्योंकि मैरिड कपल जब हम इम्प्रोवाइज करते हैं तो मैरिड कपल के साथ जब वो डायलॉग्स अपने आप जब बोलते हैं ना, तो हमको रिलेशनशिप का जो डेप्थ होता है, जो मतलब जो लिखने से आता नहीं है, वो बहुत मतलब बात करने से ही आता है। तो उनके साथ ऑलरेडी था वो, लाइक इट वाज ऑलरेडी डिफाइंड, वो एस्टैब्लिश था पहले से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों भी बहुत अच्छे होंगे। और स्पेशली इन दोनों ने इम्प्रोवाइजिंग में बहुत किया हुआ है। इनके पास एक ग्रुप भी है जो इम्प्रोवाइज थिएटर करता है, तो उसकी वजह से भी उनका टेक्निक इम्प्रोव कॉमेडी मुंबई करके एक थिएटर ग्रुप था जिसमें हम दोनों ने जिससे हम दोनों ने काम किया। मुकुल ने बहुत काम किया उनके साथ। मैं तो कभी कभी ऐसे गेस्ट अपीयरेंस की तरह चली जाया करती थी कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने आप दोनों की लॉकडाउन में एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, बनाना ब्रेड। थैंक यू। वो मुझे एक्चुअली उसमें लगता ही नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ होता है ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मेरे सामने एक ऐसी सीनरी रहती है कि हस्बैंड एंड वाइफ है तो झगड़ा ही होता रहता है या कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती होगी। बट ये सेट पर जब या किसी फिल्म के लिए आप लोग काम करते हो तो उस वक्त वो एकदम प्रोफेशनल हो जाता है या वो घर वाला मोड सेट पर भी होता है? एक्चुअली इस फिल्म में तो उसकी गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि ये जो जैसे करण कह रहे थे, ये फिल्म इम्प्रोवाइज थी। जैसे स्क्रिप्ट तो कुछ लिखी नहीं गई थी, डायलॉग लिखे नहीं गए थे, एक ढांचा था कि मतलब 82 सीन है, इसमें ये होगा ये होगा ये होगा। तो जब हम सेट पे आते थे, कभी कभी करण
मुझे ईमेल भेजता था कि कल के सीन में आप ये करो, जो मैं रसिका को नहीं बता सकता था, और रसिका को कुछ इंस्ट्रक्शन देता था कि ये आप करिए सीन में। एक टेक के बाद कभी कभी वो आके एक एक्टर को बोलते थे कि अगले टेक में आप ये ट्राई करिए। तो क्या होता था कि एक्चुअली इसमें कोई प्लानिंग या रिहर्सल नहीं होती थी उस तरह का। तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है ना किसी एक्टर के साथ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इम्प्रोव का मतलब तरीका ही ऐसे है कि दूसरा एक्टर जो भी करे आप उसे माने और उसके साथ चलिए। तो मतलब किसी एक्टर के साथ, रसिका को छोड़िए, किसी एक्टर के साथ मतलब डिसएग्रीमेंट्स या लड़ाई की गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि ये स्टाइल ही ऐसा है। बट ये चैलेंजिंग कितना हो जाता है आप लोगों के लिए, बिकॉज फिल्म तो लिखी नहीं गई है, कितना चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको इसके लिए? मुझे तो एक्चुअली बहुत मज़ा आया क्योंकि कई बार जब आपको फिल्मों की स्क्रिप्ट मिलती है तो उनके डायलॉग्स थोड़े अजीब होते हैं, और एज एक्टर्स यू हैव टू ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द डायलॉग्स योर ओन, यू नो, कि जो सीन के माध्यम से जो डायरेक्टर कहना चाह रहे हैं वो बात भी कह दी जाए, और डायलॉग भी नेचुरल लगे, जिस तरह से वो कैरेक्टर बात करेगा वैसा लगे। तो काफ़ी वक्त लग जाता है किसी राइटर के लाइंस को अपनाने में, अपना बनाने में। दैट इज़ वन जॉब ऑफ एन एक्टर, बट इसमें वो काम आसान हो गया कि आपको बस इम्प्रोवाइज़ करना था। और क्योंकि ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है पहले, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये है कि बस आप खड़े होकर कुछ भी कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक अ स्पोर्ट कि कुछ रूल्स होते हैं और आपको उन रूल्स के हिसाब से वो गेम खेलना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सारे एक्टर्स एक सीन में इम्प्रोवाइजेशंस कर रहे हैं वो इन रूल्स से फेमिलियर हों। तो मुकुल ने तो इम्प्रोव किया ही, हमने खुद मैंने भी इम्प्रोव किया, हम दोनों ने एक साथ काम किया, और दूसरे जो एक्टर्स थे उन्होंने भी किया हुआ था पहले। तो क्योंकि ऐसे सेटअप में हम काम कर रहे थे इसलिए हमारा काम आसान हो गया। नहीं तो अगर एक्टर्स ने पहले इम्प्रोवाइजेशन ना किया हो तो शायद ये शायद चैलेंजिंग हो सकता था, लेकिन इस सेटअप में बिल्कुल भी नहीं था। और एक और बात है कि बहुत बार मतलब डायरेक्टर्स कहते हैं कि हाँ आप इम्प्रोवाइज कर लो, लेकिन फिर डर जाते हैं कि नहीं एक्चुअली टेक के बीच में ऐसे ऐसे इस तरह ये कर दीजिए, या मतलब उस डायरेक्शन में चले जाइए। मतलब फिर उनका वो आ जाता है ना कि कंट्रोल कर लें थोड़ा सा उसको, शायद अगर मैं बोल दूं कि ऐसा करो तो वो इस डायरेक्शन में चले जाएं। तो ऐसा काफ़ी होता है कि लोग शुरुआत ऐसे करते हैं कि हम बिल्कुल इम्प्रोवाइज करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। बट करण वाज नॉट लाइक दैट, ही हैड टू रियली, और सारा प्रेशर फिर उनके ऊपर चला गया, क्योंकि हमने जो किया मतलब हमारे टेक्स बड़े लंबे थे, 10 मिनट से लेके 20 मिनट, ऐसे इतने लंबे टेक्स थे। अभी उनको एडिट टेबल पे बैठ के वो सब मतलब जो अच्छे बिट्स हैं वो निकाल के मतलब सारा प्रेशर उन पे आ गया। तो उन्होंने हमें काफ़ी खुली छूट दी कि आप बस करो, जो नेचुरली लगता है आप करो, और बाकी काम मेरा है। और टेक्निकल टीम के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है कि उनको अगर ये नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो फ्रेमिंग कैसे करें, फोकस कैसे पुल करें। सो आवर टेक्निकल टीम वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब, दे डिडंट कंप्लेन एट ऑल, टू मी एट लीस्ट। दे माइट हैव कंप्लेन्ड टू यू। इसको मुश्किल होता है उसका भी, क्योंकि जैसे अभी आपने कैमरा का सेटअप भी यहाँ पे भी जो किया है, जैसे आपने लाइट्स का भी एक बाउंड्री डाला है। अब ये दोनों या हमारे जो भी एक्टर हैं वो तो कभी भी लाइट्स को छोड़ के बाहर भी चले जाते थे, चल के कहीं पे भी जा सकते हैं, मगर दैट्स द वो है रूल्स उसके। तो उसी के हिसाब से हमको फिर देखना है, फिर कैमरा वाला ढूंढ रहा है उनको कहाँ पे, या फोकस ढूंढना पड़ता है, वो सब, because it's part of the plan. Okay, so Rasika, you have done many films in this industry, but आपके करीब सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर है आपका? मुश्किल काम है, लेकिन दो बोल सकती हूँ। Yes. I think it would be नीति सिंह from Delhi Crime for sure, because मुझे I लगता है love कि वो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। और बीना त्रिपाठी फ्रॉम मिर्जापुर, बिकॉज वो बिल्कुल मेरी जैसी नहीं है। एवरग्रीन है वो कैरेक्टर आपका। सो जब आपने मिर्ज़ापुर के लिए भी किया था, वो भी काफ़ी आपके लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज उसमें आपको आपकी टोन चेंज करनी थी, बात करने की, बहुत सारा लहजा चेंज करना था। वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग था, और मुझे ये समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग थी। क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज रियल लाइफ में थोड़ी सी शाय किस्म की है, और बीना की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जब वो किसी कमरे में आए तो सब लोग उसकी तरफ मुड़कर देखें। सो आई फेल्ट कि दिस वाज वेरी एटिपिकल कास्टिंग, कि कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड directors had really and thankfully thought out of the box and cast me in this part, क्योंकि अगर वो typically cast करते तो शायद they would have cast somebody with a different body type.
दे डिडंट डू दैट एंड दिस वाज अ चैलेंज फॉर मी एंड आई रियली डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो क्योंकि ये सब चीज़ें अंदर से ही आती हैं, आप ये सोच के नहीं जा सकते सेट पे कि आज मैं ऐसे चलूँगी, क्योंकि वो फिर बनावटी ही दिखेगा। क्योंकि तो इसको अपना बनाना और इस एक बॉडी लैंग्वेज जो अंदर से इंस्पायर होती है वो अलग ही, उसमें बात ही अलग होती है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए दैट रोल वाज चैलेंजिंग फॉर मी। अब मुकुल, जब आपने देखा था रसिका को बीना के कैरेक्टर में, आपका पहला रिएक्शन क्या था वो? मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया काम किया। जैसे इन्होंने कहा है कि ये किरदार जो है वो रसिका से बहुत अलग है, और बाकी जो किरदारों का काम भी किया उन्होंने उससे भी काफ़ी अलग है। लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से किया है इन्होंने। अगर आप उस फिल्म में होते, बट आप तो थे नहीं, बट आप कौन सा कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं आप? मुन्ना भैया का मुन्ना भैया का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा मुन्ना भैया? क्योंकि मुन्ना भैया ने तो मुन्ना भैया का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और खासकर कि सीजन 2 में मैं बड़ा फैन हूँ मिर्जापुर का। तो मैं तो बट फिर रसिका आपकी मम्मी हो जाती उसमें, स्टेप मम्मी। या स्टेप मम्मी। दिव्येंदु और मैंने एक उसके लिए फ्रेज ढूंढा था, हमने कहा था कि वो मुझे कजिन मम्मी बुलाएगा। सो करण, क्या आपने देखा था, एंड व्हाट यू थिंक कि रसिका के अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो वो हर कैरेक्टर में फिट हो जाती है? बीइंग अ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर, आप ये अच्छे से बता सकते हैं कि मतलब रसिका जो है, मैंने इन्हें हमेशा देखा है, कोई भी कैरेक्टर इनको मिल जाए ये फिट हो जाती है, मतलब सामने वाले को पता नहीं चलने देंगे कि हाँ ये कुछ अलग कर रही है। आई थिंक दैट वो तो क्वालिटी होता है अच्छे एक्टर के। तो जो भी अच्छे एक्टर होते हैं उनको उनका चॉइस भी होता है कि आई एम श्योर उनको स्क्रिप्ट भी मिलती होगी जहाँ पे उनको लगता है कि मैं शायद इतना वो जितना मैं लाना चाहती हूँ इस वाले रोल में, शायद मैं इस वाले में नहीं लाना चाहेंगे, तो शायद उसके लिए भी नहीं बोल सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा आप कर सकते हो। जैसे मिर्ज़ापुर के लिए, इनके लिए भी शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है उनसे जो है, मगर दैट्स अ चैलेंज जो हर एक्टर को अच्छा लगता है। एंड आई थिंक गुड एक्टर, मुकुल और जो भी हमारे एक्टर भी हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। आई थिंक इट्स अ क्वालिटी दैट दे ऑल हैव व्हिच इज ग्रेट। रसिका, आपसे जानना है मुझे, जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, इन केस अगर आपको पसंद नहीं आती है वो, तो क्या ऐसा होता है कि आपने चेंज करवाते हो आप स्क्रिप्ट में, या अब तक आपने करवाया है किसी स्क्रिप्ट में चेंजेस, डायलॉग्स हुआ या कुछ सीन करना हो जो अब बहुत ज़्यादा जाना जाता है? कुछ चेंजेस करवाएं? नहीं, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अगर कोई स्क्रिप्ट आपके पास आए और डायरेक्टर या राइटर ने एक तरीके से वो स्क्रिप्ट लिखी हो, तो वो उनकी क्रिएटिविटी है, वो उनकी स्टोरी है। अगर मुझे वो स्टोरी ओवरऑल पसंद ना आए तो फिर मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो मेरा यही मानना है। मैं जाके टांग अड़ा के उनके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी कि आप मेरी वजह से या मेरी क्रिएटिव सोच के हिसाब से उस स्क्रिप्ट को चेंज करें। लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो हर वक्त शूटिंग के वक्त चेंज होती हैं, क्योंकि राइटर ने अपने हिसाब से लिखा होता है, लेकिन फाइनली जब स्क्रिप्ट शूट होती है तो वो सबकी इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। इट्स अ कोलैबोरेशन, तो सब मिलजुल कर उस पर काम करते हैं और सबकी क्रिएटिव इनपुट्स ली जाती हैं अच्छे फिल्म यूनिट में। हाँ, तो उसमें एक्टर का भी इनपुट लिया जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो डायरेक्टर का ही रहता है, क्योंकि कई बार हम लोग भी अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो शायद ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन ना हो, तो फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज द डायरेक्टर। बट कभी ऐसा सजेशन भी दिया आपने कि ये डायलॉग ऐसा नहीं, या कुछ और तरीके से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सजेशंस, वेरिएशंस देना तो हमारा काम है। हाँ, तो बस सजेशन तक ही बात जाती है, डिसीजन तक नहीं। ओके, सो मुकुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों की लव स्टोरी जो है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि मैंने पढ़ा है थोड़ा, बट ये जब आप दोनों साथ में मिल गए हो मतलब डेट करना फिर शादी करना, मतलब एक अलग ही इंटरेस्ट आता है उसमें। मैंने थोड़ा पढ़ा तो है, बट अब आज दोनों साथ में मिल गए, तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कैसी थी वो पहली मुलाकात? हम एक थिएटर वर्कशॉप में मिले थे और वो संडे सुबह को थिएटर वर्कशॉप हुई थी, और सब उस वर्कशॉप में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सबको नींद आई हुई थी, किसी को इंटरेस्ट नहीं था उस वर्कशॉप में, क्योंकि संडे सुबह को किसी ने बुलाया वर्कशॉप था। हाँ, वो भी एक इम्प्रोव वर्कशॉप था एक्चुअली। That's the first time we met. बहुत गंदा काम किया सबने उस वर्कशॉप में। बहुत ही जिंदगी की सबसे बुरी इम्प्रोवाइजेशन मैंने मुकुल के साथ पहली मुलाकात में की। वो भी सही है। सो
कैसे स्टार्ट हुआ आगे की कहानी? हम लोग वर्कशॉप में लंच ब्रेक था एंड इट सो हैपेंड दैट वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड जैसे एक्टर्स बात करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। उस वक्त ज़्यादा काम किसी के पास नहीं था, मैं भी थिएटर कर रही थी, मुकुल भी थिएटर कर रहा था और मेरा एक शो होने वाला था उस वीक। तो जैसे फेलो एक्टर्स को जो दोस्त बन जाते हैं आप इनवाइट करते हो, तो मैंने मुकुल को भी इनवाइट कर लिया, तो वैसे ही दोस्ती शुरू हुई। यस, जब आपके पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं तो क्या आप मुकुल से उनका राय मशवरा लेते हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं? जी जी लेती हूँ उनका। हिज ओपिनियन डज मैटर टू मी बिकॉज आई जस्ट वांट अनदर ओपिनियन। जब आप किसी प्रोजेक्ट को हाँ या ना बोल रहे हो तो इट्स ऑलवेज नाइस इफ समबडी सॉर्ट ऑफ गिव्स यू दैट ओपिनियन, अदरवाइज यू फील इट्स अ वेरी लोनली डिसीजन। यू नो, यू फील कि अगर कोई आपको बता दे कि उनका क्या ओपिनियन है, चाहे वो आपके ओपिनियन से मिलता हो या ना, लेकिन फिर भी इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव दैट समबडी टू गिव यू देयर ओपिनियन। तो मैं तो चाहती हूँ कि स्क्रिप्ट्स भी पढ़े, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। तो सो मिर्ज़ापुर 3 का भी लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं, कब आने वाली है? अगर आप हिंट दे दो। जल्दी आने वाली है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। एंड आप हो उसमें? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और डेट मुझे अभी नहीं पता, लेकिन फैंस से यही कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सीज़न 3 जल्दी आ रहा है और आई एम श्योर वो सीज़न 3 उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगा। ओके, ऑल्सो कल वैलेंटाइन डे था, आप लोगों का क्या प्लान था? मतलब कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? हमने कल पूरे दिन एक साथ बैठ के फेरी फोक के प्रमोशंस किए और सबको बोला कि 1 मार्च को जाके फेरी फोक थिएटर्स में ज़रूर देखें। ओके, बट ये शादी को आपके तो काफ़ी साल हो गए, गुजर गए, क्या अभी भी प्यार उतना ही है या उससे ज़्यादा बढ़ गया है? आपकी शादी नहीं हुई है ना? नहीं। शादीशुदा लोग ये सवाल नहीं पूछते। क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब मेरा ख्याल है कि मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इट Yeah. चेंजेस विथ टाइम एंड your relationship also changes, and that's very nice. Yeah. To be close to somebody who you watch changing and they watch you changing, so Yeah. it's a very nice thing, I think. यस, ऑल्सो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपने बहुत सारे ऐसे अच्छे मतलब टैलेंटेड एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। पंकज त्रिपाठी सर की बात करो या डेली क्राइम्स में भी आपने इतना अच्छा काम किया है। व्हाट यू थिंक कि जब हम ऐसे एक्टर्स के साथ, क्योंकि वो पंकज सर की अगर मैं बात करूँ तो पंकज सर बहुत ही मुझे सहमे हुए इंसान लगते हैं, मतलब कम बोलकर भी वो बहुत कुछ कर देते। तो आपने तो साथ में स्क्रीन भी शेयर किया है, क्या बताना चाहेंगे आप उनके साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का काम का, और कोई चीज़ें जो आपने सीखी है जो आपने खुद पर भी आजमाई है? पंकज एक बहुत ही रिलैक्स्ड एक्टर हैं Yeah. एक्चुअली। तो उनके आने से सेट में एक जैसे जो स्ट्रेस होता है सेट का, वो मुझे लगता है कि काम हो जाता है। और वो कभी भी अपने काम को बहुत सीरियसली ऐसा नहीं लगता है कि वो काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। उनके साथ काम करके एकदम मज़ा आ जाता है। मुझे लगता है पंकज के आने से उनकी छोटी छोटी आइडियाज़ होती हैं जिसमें ऑलवेज ह्यूमर होता है, तो उससे सीन बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो और वो दूसरा एक्टर जो कर रहा होता है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। और अगर मैं कुछ छोटी सी चीज़ भी करूँ ना, वो उसको पिकअप कर लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं सीन में। Yes. तो उनके साथ सीन करने में बहुत मज़ा आता है। लगता है कि 2 एक्टर्स के बीच में एक एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक एक्टर अपनी लाइंस बोल के जा रहा है और दूसरा अपनी लाइंस बोल के जा रहा है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम, एंड वो ये सब चीज़ें इतनी कामली और मज़े में कर डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। काम भी बहुत अच्छा होता है और ऐसा कोई स्ट्रेस का माहौल नहीं होता। तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। यस, सो करण, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है जो आजकल की मूवीज़ आती तो बहुत सारी है बट बहुत कम लोग उसे देखने जा रहे हैं। मतलब पहले जिस तरह से मूवी को लोग पसंद करते थे, इतनी ऑडियंस थिएटर्स में जाती थी देखने, बट अभी सब लोग स्विच कर दिए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे मोस्टली देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स है और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है या मूवी की स्टोरीज़ में कुछ अलग दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से लोग डाइवर्ट हो रहे हैं? नहीं, आई थिंक वो शायद 2020 से पहले अलग सीन था। आई थिंक कोविड की वजह से भी काफ़ी वो, क्योंकि थिएटर्स इतने लंबे टाइम के लिए बंद हो गए थे, उसी टाइम पे सब बड़ी पिक्चरें भी OTT पे जाकर रिलीज हो रही थी उस वक्त। तो
उसकी वजह से इतना ट्रांजिशन भी हुआ है। ये नहीं है कि क्योंकि वो OTT पे कंटेंट या जो भी फिल्म्स जो बना रहे हैं लोग वो अलग हैं जो थिएटर्स में पहले रिलीज हुई थी, वो तो वही पिक्चर है, ये नहीं कि पिक्चर बदल गई। यस बट आई थिंक अभी थिएटर्स को भी इतने नीचे उनका वो हो गया था वैल्यू एक टाइम पे, और अभी धीरे धीरे से वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक अब धीरे धीरे से वापस हम पहुंच जाएंगे उसी पे, मे बी 1-2 साल में और पिक्चरें आती जाएंगी थिएटर के ऊपर, आई थिंक। और अभी तो काफी फिल्मों को काफी सक्सेस Yes, मिला है। yes, जैसे yes, 12th yes, फेल इज yes. अ वेरी Yeah. इंस्पायरिंग स्टोरी Yeah. कि इतने लोगों ने उस फिल्म को जाकर देखा, तो आई एम वेरी यस यस। और मुझे ऐसे लग रहा है आजकल जो ऐसी मूवीज बन रही है 12th फेल जैसी वो किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो वो ज़्यादा पसंद की जा रही है। मतलब लोगों का जो माइंड सेट है वो बहुत चेंज हो गया है। मतलब रोम कॉम देखने से ज़्यादा मतलब लोग रियलिटी देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों का क्या बोलना है? दोनों मेरे ख्याल से, मतलब जैसे जवान पठान बड़े Yes, हिट्स yes. हैं, पर इस टाइप की फिल्म भी हिट है। Yes. तो अलग अलग फिल्में आ सकती है, उसके लिए हर फिल्म के लिए जगह है वैसे। और मुझे लगता है कि ऑडियंसेस के लिए भी वो वैरायटी देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक टाइप की ऑडियंस सिर्फ एक टाइप का कंटेंट देखती है। आप भी अगर अपने व्यूइंग लिस्ट को देखें तो शायद आपको काफ़ी वैरायटी नजर आएगा। सो आई थिंक वी टेंड टू स्टीरियोटाइप आवर ऑडियंसेस, व्हिच इज नॉट द करेक्ट वे आई थिंक टू लुक एट इट। सो ऑल्सो आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू, सोशल मीडिया इन दिनों जिस तरह से बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट हो गया है, राजधानी से भी ज़्यादा सब कुछ बहुत सुपर फास्ट हो गया है। ऑफ कोर्स। सो ये जो सोशल मीडिया इन दिनों कैसे, ये कई बार एक्ट्रेस के लिए स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो ये सोशल मीडिया कभी कभी गलत भी हो जाता है। लाइक मैं कह सकती हूँ ट्रोलिंग हुआ या कुछ, अगर आप लोग कुछ डालते हो तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती है। कभी कभी ट्रोलिंग आ जाती है, कभी कभी ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप लोग इमोशनल भी हो जाते हो कि उसे रीशेयर भी करते हो। तो आप लोगों का क्या कहना है, ये जो सोशल मीडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इट्स गुड फॉर एक्ट्रेस और नॉट? मेरा तो यही मानना है कि मैं सिर्फ उस बात को कंट्रोल कर सकती हूँ जो मैं करती हूँ। अब दूसरा आगे से क्या बोले वो तो मेरे हाथ में है नहीं, इसलिए मैं वही कंटेंट डालती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जिसमें मुझे मज़ा आता है। और कभी कभी इतना मज़ा भी नहीं आता लेकिन शेयर कर देती हूँ। बट अगर मुझ में हिम्मत नहीं है तो मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं। यस। लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स जनरली काफ़ई फैंस के अच्छे ही होते हैं कि वो पूछते रहते हैं कि अगला सीज़न कब Of आएगा, course. और कमेंट करते रहते हैं कि ये कैरेक्टर हमें बहुत पसंद आया है किसी एक सीज़न में। तो वो पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन आगे वाला अच्छा बोले या बुरा बोले वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। तो मैं ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ। कभी कभी आते जाते दिख गए तो जनरली तो मुझे अच्छे ही दिखे। यस। अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे आप क्राइम जो दिल्ली के उस पे केस पे बना हुआ था आपका जो सीरीज़ था, उससे लेकर ये मिर्ज़ापुर आपका मैंने जो देखा, मतलब मिर्ज़ापुर में स्क्रीन पर आपको 1 मिनट के लिए कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो आपका कैरेक्टर है उसमें, मतलब वो रिपीटली अगर देखें ना तो भी लोग बोर नहीं होते। बिकॉज मैंने खुद मेरी फैमिली के साथ 2 से 3 बार देखा है मिर्ज़ापुर। मतलब वो कैसा भी, मतलब एक एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करती, तो वो कहीं ना काफ़ी अच्छा लग जाता है वो कैरेक्टर आपका। मैं तो सुल्तानपुर से। अच्छा। तो आपका बिकॉज वो मिर्ज़ापुर तो चलो वो कहीं ना कहीं रिलेशन में कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। बट जब मैंने वो मिर्ज़ापुर पहली बार सुना था और फिर पहले तो देखा, पहले मैंने सबसे सजेशन लिया कि कैसा है। जब मैंने देखा तो मैंने बोला हाँ यार कुछ तो है इसमें। तो आपके घर वालों से किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं आपके कैरेक्टर के लिए? आई थिंक जब पहली बार मिर्ज़ापुर रिलीज़ हुआ था तो मतलब सबको लगा कि एक नई सीरीज़ है, नया कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। एंड आई थिंक मिर्ज़ापुर की खासियत ये इसी वजह से इतने सीजन्स तक और इतनी लॉयल ऑडियंस है। सीजन्स के बीच में काफ़ी गैप रहा है लेकिन फिर भी वी हैव नॉट लॉस्ट आवर ऑडियंस। एंड ऑडियंस बहुत लॉयली हमको फॉलो करती है और पूछती रहती है कि कब अगला सीजन आएगा। और उसकी ये वजह है कि आई थिंक द राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि लोग उन कैरेक्टर्स की किसी बात से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो राइटिंग बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मेरे घर वालों को मिर्ज़ापुर की राइटिंग बहुत पसंद आई। और अब तो सब यही पूछते हैं कि सीज़न 3 कब आ रहा है। ओके, लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी फेरी फोक के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं एंड नर्वसनेस है या नहीं आप लोगों के अंदर? बिल्कुल नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। करण नर्वस है, हम दोनों एक्साइटेड हैं क्योंकि एक्टर्स की जिम्मेदारी कम होती है ना प्रोजेक्ट पर, सारा बाहर डायरेक्टर पर होता है। हाँ, मैं तो थोड़ा सा नर्वस तो हूँ।
क्योंकि अभी हम इतने लोगों को दिखाएंगे तो उसमें तो थोड़ा सा तो कि इतने हमने थोड़ा सा दिखाया भी है, एक दो Yes. स्क्रीनिंग में फेस्टिवल में भी हम गए थे, वो भी थे और रिस्पांस तो अच्छा ही था, मगर फिर भी पता नहीं होता कि कैसे लोगों को पसंद आएगा इन द मासेस। यस और एक्टर्स का तो सिंपल मामला है ना कि अगर लोग कहें कि फिल्म अच्छी है तो हम हमने बोलेंगे काम हमने किया बहुत है। अच्छा काम किया, अगर कहते हैं कि फिल्म बुरी है तो हमारे डायरेक्टर की गलती है। थिएटर भी ये कहते हैं। मैं तो मिर्जापुर का ट्रेलर डाल दूंगा बीच में सीजन 3 का तेरा। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को एंड व्यूअर्स को, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मूवी को लेकर? प्लीज जाके देखिए। हाँ, और कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज आप जाके देखिए। फेरी बहुत फोक अच्छी- 1 मार्च को रिलीज हो रही है, प्लीज देखिएगा थिएटर्स में। Yeah. Please watch, yeah. Please watch the movie on March 1st. It's something different और आप लोगों को पसंद आएगी. I hope so. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है लोगों को, आई बिलीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Hi, I'm Mukul Chadda. Hi, I'm Rasika Dugal. Hi, I'm Karan Gaur. And you are you're Watching us on Bollywood Now.